दोस्तों CDS 2 2021 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बाकी थे, उन्हें आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है ज्योग्राफी लेक्चर का तो पहले उसे कवर कर लीजिए। नाउ आगे बात करते हैं। हमने 65th क्वेश्चन तक किया था, 66 क्वेश्चन से देखते हैं। इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल और मोलिसोल किन चीज़ों के ऑर्डर्स हैं? तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया बहुत ही डिटेल के साथ इस टॉपिक को कि किस तरह से ये PYQ था। ऑलरेडी CDS में ही 2 से 3 बार पूछा गया और डिफरेंट एग्जाम्स में भी पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ये सॉइल प्रोफाइल्स के नाम है और आप जिस वीडियो में मैंने इसे कवर किया है ज्योग्राफी की वीडियो, इन्हीं पे क्वेश्चन CDS 1 2022 में भी आया, जिसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। और इसके अलावा भी हम लोग 2021 का भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके अंदर भी पूछा गया। तो एक ही टॉपिक बहुत बार रिपीट करती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सॉइल है। आप उस वीडियो को कवर कर लीजिए, बहुत ही डिटेल में बात किया मैंने और ये भी आपको बताया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट NCERTs में डिटेल में कवर नहीं है, सिर्फ इनके नाम दिए गए हैं। नाउ अगर आपने उस वीडियो को कवर किया अच्छे से तो आप ये बताइए कि किस सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस सॉइल ऑर्डर की देखने को मिलती है, इंसेप्टिसोल की, एंटीसोल की, वर्टिसोल की या मोलिसोल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एस हैड विटनेस्ड कंटूर बंडिंग एंड कंटूर प्लोइंग वाइल विजिटिंग वन ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया। यानी एस ने विटनेस किया है कंटूर बंडिंग को और कंटूर प्लोइंग को भारत के किसी राज्य के अंदर। आपको ये पहचानना है कि ये कौन सा राज्य है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। अगर आप क्लास 8 की ज्योग्राफी देखें चैप्टर 2 तो उसके अंदर भी कंटूर बंडिंग के बारे में कवर किया गया है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। हाँ देखिए, कंटूर प्लोइंग के बारे में ये बताया गया है कि प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। देखिए, जिन एरियाज में काफ़ी ज़्यादा स्लोपिंग देखने को मिलती है, पहाड़ी एरियाज में, वहाँ पे उसे कट करके कंटूर बना दिया जाता है और उन्हीं कंटूर्स में खेती की जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन जगहों में क्या होता है कि वाटर जो है अपने साथ मिनरल्स को भी बहा के नीचे ले आती है। तो अगर इस तरह की प्लोइंग की जाएगी तो ज़्यादा फसल में उत्पादन देखने को मिलेगी। और दूसरा तो ये कि जो सॉइल इरोजन है उससे बचा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सॉइल इरोजन से बचने के लिए ये किया जाता है। देखिए, स्लोप वाले एरियाज में इस तरह से सीढ़ी नुमा खेती की जाती है और यहीं पे कंटूर बनाए जाते हैं। अब आप इसके पीछे का रीज़न भी समझ सकते हैं कि देखिए, इस तरह से जब पोजीशन की जाएगी तो मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन नहीं हो पाएगी और यही कंटूर फार्मिंग के पीछे का रीज़न भी है। तो अगर आप यहाँ पे भारत के कंटेक्स्ट में देखें, इंडिया में, तो ऑफकोर्स जिन एरियाज़ में पहाड़ी रीजन्स है उन एरियाज़ में इस तरह की खेती देखने को मिलेगी। ऑप्शंस में हाई स्लोप वाला एक ही रीजन आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा और इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है, ना कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कंटूर फार्मिंग की बात की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग विल बी एट मोर रिस्क विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थक्वेक हैजार्ड जोन स्पेसिफाइड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अर्थक्वेक हैजार्ड के अकॉर्डिंग कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होगा, ये आपको बताना है। शाहजी एट सिकंदराबाद, रणबीर एट इंदौर, मालती एट पिथौरागढ़ या मैत्री एट भुवनेश्वर। तो अगर आपको रीजन्स भी पता है, जैसे सिकंदराबाद हैदराबाद म्यूनसिपैलिटी के अंतर्गत आता है और इंदौर ऑफकोर्स मध्य प्रदेश में, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक बहुत ही फेमस सिटी है और भुवनेश्वर ओडिशा का। और अगर आपको बेसिक आइडिया है अर्थक्वेक के बारे में, ये NCERT का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर। बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो ये तो आपको बेसिक बातें पता ही होगी कि सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स जब बात की जाती है अर्थक्वेक की तो जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग, इन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक की वल्नरेबिलिटी होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? उत्तराखंड वाला कौन सा रीजन है? पिथौरागढ़। तो ऑप्शन सी मालती एट पिथौरागढ़ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऑफकोर्स NCERT के अंतर्गत अलग से जोन्स भी क्लासीफाई किए गए हैं, अगर आपने जोन्स के बारे में देखा हो। इसी चैप्टर के अंतर्गत जोन्स के बारे में बताया गया है। नेशनल जियोफिजिकल लेबोरेटरी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ रिलीज़ किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कि कौन कौन से रीजन अर्थक्वेक जोन्स में आते हैं। तो यहाँ पे 5 तरह के रीजन बताए गए हैं। एक वेरी हाई डैमेजिंग रिस्क जोन, हाई डैमेज रिस्क जोन, मॉडरेट और लो डैमेज और वेरी लो डैमेज रिस्क जोन। तो अगर आप यहाँ पे देखें मैप के अकॉर्डिंग, ये देखिए, ये वाला रीजन वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन की कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन रीजन्स में उत्तराखंड वाले रीजन, बीच में हिमाचल वाला रीजन और लेफ्ट साइड में इसी तरह से कुछ रीजन्स में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न वाला, इन रीजन्स में काफ़ी ज़्यादा हाई वल्नरेबिलिटी है अर्थक्वेक को लेके।
सो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया ऑप्शन सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ द कंट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स विल बी प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड। यानी सरकार एक प्लान तैयार करना चाहती है ड्रॉट प्रोन एरियाज को लेके। तो ड्रॉट प्रोन एरियाज क्या होते हैं, जो सुखाड़ घोषित क्षेत्र होते हैं ना, उनको लेके। तो कौन सा प्रीडोमिनेंटली एरिया फोकस किया जाएगा? तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, कोस्टल आंध्र प्रदेश, गंगा प्लेन तो खुद काफ़ी फर्टाइल है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेके, या कोस्टल आंध्र प्रदेश या कच्छ रीजन को लेके। सो अगेन जैसा कि मैंने बताया, नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो इसी पेपर के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपेंडिक्स दिए गए हैं, और तीसरे अपेंडिक्स में यहाँ पे बताया गया है कि किन किन रीजन्स में वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ही कम देखी जाएगी। उसी के अंतर्गत वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ कच्छ वाले रीजन में वैसे भी बहुत ही कम वाटर है, मार्सी लैंड होने के कारण, दलदली क्षेत्र होने के कारण। सो बेसिकली हमें वही बताना था कि कौन सा रीजन में सुखाड़ देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कच्छ रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पर्सन्स आर ट्रेवलिंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। यानी 4 लोग भारत के अलग अलग राज्यों में ट्रेवल कर रहे हैं। आपको बताना है कि आप किन्हें एडवाइस करेंगे ब्लिजार्ड से बचने के लिए। अगर आपको ब्लिजार्ड्स के बारे में पता है तो आप इसे आसानी से आंसर कर सकते हैं। वैसा पर्सन जो अरुणाचल प्रदेश में ट्रेवल कर रहा है, वैसा जो असम को जा रहा है, तीसरा है त्रिपुरा को या ओडिशा को। सो नेचुरल डिजास्टर की क्लासिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर के अंतर्गत आता है ब्लिजार्ड। और ब्लिजार्ड की सिचुएशन आप देख सकते हैं, बर्फीला तूफान होता है बेसिकली, बहुत ही बर्फ़ के साथ ये तूफान आता है और इसे ही ब्लिजार्ड कहते हैं। सो ऑफ कोर्स किस ऑप्शन में आपको इस तरह के रीजन देखने को मिल रहा है? असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, किसी में भी बर्फीला तूफान देखने को नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के रीजन में देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, द पर्सन ट्रेवलिंग टू अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि हिमालयन रीजन के अंतर्गत एक ही स्टेट यहाँ पे कवर्ड है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हिमालयन रीजन की जब मैं बात करूँ तो हिमालय वाले पोजीशन में यह है, इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है? नगदी कृषि के अंतर्गत ये कवर्ड है। राजस्थान, असम, नागालैंड या केरला। तो अगर आप असम में देखें तो असम में चाय की खेती होती है, जो कि एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर है। इसी तरह से नागालैंड भी नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे भी प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। केरला अपने रबर के लिए फेमस है, और रबर भी एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, राजस्थान। ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर के अंतर्गत प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी है। जैसे असम में टी हो गई, नॉर्थ बंगाल की कॉफ़ी हो गई, इन कर्नाटक, और इस तरह के प्लांटेशन क्रॉप्स की बात की गई है। और इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन से होते हैं? कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन विच 2 सिटीज़ हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, करंट अफेयर के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा बार कवर हुआ, एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर है मनाली टू लेह, और ये दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। लेंथ की अगर बात करें तो 9.02 किलोमीटर, और मनाली को लाहौल स्पीति एंड उसके बाद लेह से ये जोड़ता है ना। आपको ये बताना है कि ये किस रीजन का पार्ट है, किस पास के अंतर्गत ये आता है, राइट? किस पास में ये है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए, किस हिमालयन रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा? ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में। वेस्टर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया, ईस्टर्न पीर पंजाल के अंतर्गत। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मनाली टू लेह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व कंप्राइजेज आइलैंड विच एस्चुअरीज, बीचेज, कोरल रीफ, साल्ट मार्सेज एंड मैंग्रोव्स। तो कोरल रीफ भी देखने को मिलना चाहिए, और मैंग्रोव भी। साल्ट मार्सेज की भी बात की गई है, एस्चुअरीज और बीचेज। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। बहुत ही डिटेल में मैंने कवर किया है कोरल रीफ्स को। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको यहाँ पे CAPF की जो वीडियो लेक्चर्स मैंने बनाई है, CAPF 2021 की, वहाँ पे आप जाकर देखिए। वहाँ पे मैंने कोरल रीफ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया ज्योग्राफी वाले वीडियो में। तो क्योंकि UPSC ने ऑलरेडी 20-30 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कोरल रीफ्स के ऊपर, वो सारे मैंने एक साथ कवर कराए हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, गल्फ ऑफ मन्नार। बाकी रीजन में अगर आप देखेंगे तो कोरल रीफ जैसे सुंदरवन भी हो सकता था, क्योंकि मैंग्रोव की बात की गई है, बट सुंदरवन में कोरल रीफ एब्सेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ये तो मैंने हिस्ट्री में ऑलरेडी कवर किया। ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखिए, द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अगर अर्थक्वेक की डैमेज का जो एक्सटेंट है, फैलाव है, वो किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किस चीज़ से प्रभावित नहीं होगा। अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ से ऑफकोर्स ये प्रभावित होगा। अगर अर्थक्वेक ज़्यादा आएगी तो डैमेज ज़्यादा देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक अगर कम स्ट्रेंथ की होगी, कम रिक्टर स्केल में कम देखा जाएगा, तो उसकी जो डैमेज है वो भी कम होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी मैटर करेगा कहीं ना कहीं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो उस रीजन में कम इन्फ्लुएंस होगा। बिल्डिंग पे भी मैटर करता है। अगर बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो वहाँ पे भी डैमेज का एक्सटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लाइमेट ऑफ द एरिया, क्लाइमेट कैसा भी हो, क्योंकि ये एक इंटरनल फेनोमिना है तो इसलिए क्लाइमेट पे ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। क्लाइमेट कैसे भी हो, अर्थक्वेक अगर हाई मैग्नीट्यूड का है तो वो डैमेज करेगी और लो मैग्नीट्यूड का है तो कम डैमेज करेगी। अगेन आपको अर्थक्वेक की बेसिक समझ है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एवेलेंस इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजास्टर। आपको बताना है एवेलेंस किस टाइप का डिजास्टर है, एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक या बायोलॉजिकल। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर वाला अध्याय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी में। और टेबल 7.2 देखिए, यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर की क्लासिफिकेशन की गई है। 4 तरह के होते हैं। एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर के कारण डिजास्टर देखने को मिले। टेरेस्ट्रियल, जो कि ज़मीनी लेवल पे दिखे। एक्वेटिक, यानी जो जल से जुड़ा हुआ डिजास्टर हो। और बायोलॉजिकल, ये 4 तरह के हैं। और अगर आप एवेलेंस देखें, लैंडस्लाइड देखें, वॉल्केनिक इरप्शन, सॉइल इरोजन, ये सारी चीज़ें ज़मीन से ऑफकोर्स डिजास्टर ये हो रहे हैं तो ये टेरेस्ट्रियल डिजास्टर का पार्ट है। एटमॉस्फेरिक में भी ध्यान रख लीजिए, ब्लिजार्ड, ऑफकोर्स ब्लिजार्ड बर्फीला तूफान है जो कि एटमॉस्फेयर से संबंधित है। थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, टॉर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी ऑफकोर्स एटमॉस्फेरिक डिजास्टर का पार्ट होंगे। तो एवेलेंस के बारे में समझ लेते हैं, ये टेरेस्ट्रियल डिजास्टर का पार्ट है। जो पहाड़ी रीजन से संबंध रखते होंगे उन्हें तो पता ही होगा, एवेलेंस का मतलब भूस्खलन होता है। जब पहाड़ी क्षेत्र से ज़मीन का जो स्तर है, खास करके पत्थर और बड़े बड़े बोल्डर जब नीचे की ओर गिरने लगते हैं तो वो एवेलेंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, टेरेस्ट्रियल। अभी हमने देखा एनसीईआरटी में भी ये अच्छे से कवर्ड है। व्हाट इज एवेलेंस? एवेलेंस इज लाइक अ मास ऑफ स्नो, रॉक, आइस, सॉइल या कोई भी मटेरियल जब स्लाइड करता है स्विफ्टली डाउन, खास करके माउंटेन साइड में, तो वो एवेलेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड एट बेस लाइन लेवल इन अ जोग्राफिक एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट इज नॉन एज। यानी कोई इन्फेक्शन जो कि बेस लाइन लेवल पे कॉन्स्टेंटली मेंटेन होती है किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में बिना कोई एक्सटर्नल इनपुट के, इस वर्ड पे फोकस करिए, बिना कोई एक्सटर्नल इनपुट के, तो वो क्या कहलाती है? एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक या आउटब्रेक। इस क्वेश्चन का अंदाज़ा आप 9th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी से ही लगा सकते थे। देखिए, एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं? वो स्पीसीज़ होती हैं जो कि किसी खास पर्टिकुलर एरियाज़ में पाई जाती हैं, जो नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स के कारण आइसोलेट रहती हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं होता एंडेमिक स्पीसीज़ का। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ लीजिए, हो सकता है इन फ्यूचर इनसे क्वेश्चन बने। अंडमान टील, निकोबार पीजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ये एंडेमिक स्पीसीज़ हैं, किसी खास क्षेत्र के लिए फेमस है, किसी खास जोग्राफिकल बैरियर्स के कारण सम पर्टिकुलर रीजन में ये आइसोलेटेड होते हैं। ये देखिए, न्यूज़पेपर के अंदर भी ये काफ़ी चर्चा का विषय था, खास करके कोरोना एपिडेमिक के बाद। तो देखिए, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या अंतर होता है? अकॉर्डिंग टू WHO, पेंडेमिक होती है कि जब व्हेन ए डिजीज़ ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल एंड अफेक्ट सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देशों में जब कोई डिजीज़ फैल जाए तो वो पेंडेमिक की सिचुएशन कहलाती है। देखिए, इंग्लिश में जैसे मैंने आपको बताया था रूट वर्ड, तो यहाँ पे भी रूट वर्ड चलता है, PAN, इंग्लिश का ग्रीक रूट वर्ड है पेन, तो इसका मतलब होता है ऑल का मतलब सभी चीज़ों को ये कवर्ड करता है पेन। जैसे कुछ वर्ड देख लेते हैं पेन रूट वर्ड से संबंधित। जैसे सबसे पहला होता है पेनेसिया, ये आपने सुना होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? रामबाण, जो एक ऐसी दवाई जो हर चीज़, हर बीमारी में काम आए। इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं पेन से स्टार्ट। जैसे एक होता है पेनेजाइरिक, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्पीच जिसमें बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की जाए तो वो पेनेजाइरिक कहलाता है। इसके अलावा पेंडेमोनियम होता है, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉइजी हो, अनकंट्रोल्ड सिचुएशन हो। उसके बाद होता है, जैसे और भी वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे एक वर्ड बहुत ही फेमस है पेनेरोमा का मतलब होता है किसी चीज़ की ओवरऑल व्यू, राइट। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं पेंडेमिक को। इसके बाद एपिडेमिक की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज जब देखने को मिलता है नंबर ऑफ डिजीज़ में किसी खास स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में, तो वो एपिडेमिक की सिचुएशन कहलाती है। जबकि एंडेमिक का मतलब क्या होता है? डिजीज़ तो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में लिमिटेड है, राइट। तो एपिडेमिक का थोड़ा डिफरेंट अर्थ है, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज देखने को मिल रहा है स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में। लेकिन एंडेमिक का मतलब होता है कि जब डिजीज
स्पीसीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है लेकिन किसी खास पर्टिकुलर रीजन में। सो किसी खास जोग्राफिकल एरिया के बेस लाइन में मेंटेन्ड होगी तो वो क्या कहलाएगी, एंडेमिक। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ स्ट्रीम एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक्स एंड बोल्डर्स इन, यानी स्ट्रीम और रिवर्स जब आती है माउंटेन्स के साथ, माउंटेन डिपॉजिट के साथ, तो हैवी मटेरियल ऑफ रॉक और बोल्डर को कहाँ पे ये जमा करती है, कहाँ पे डिपॉजिट करती है, खादर में, बांगर में, भाबर में या तेराई बेल्ट में। सो अगेन ये चीज़ देखिए 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न प्लेन्स के अंतर्गत बताया गया है कि नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट, ऑफ कोर्स एलुवियल डिपॉजिट से बनते हैं, ब्रॉड बाय द रिवर्स द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद ये प्लेन एक्सटेंड करते हैं अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर ईस्ट से वेस्ट की ओर। आगे बताया गया है एलुवियल प्लेन कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू खादर एंड भांगर। एलुवियल प्लेन को खादर और भांगर में डिवाइड किया जाता है। ऑलरेडी हमने बहुत बार कवर किया है और एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया। अभी सीएपीएफ में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया, उसमें आपको खादर, बांगर और भाबर ये सारी चीज़ें दी गई थी और उन्हें मैच करना था। तो उस टाइम पे भी मैंने डिस्कस किया था कि जो भाबर एक नैरो बेल्ट होता है जो कि 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल रेंज कर रहा है शिवालिक फुट हिल्स में, और इसके रिजल्ट के कारण क्या होता है, जो स्ट्रीम और रिवर्स आती है माउंटेन से वो डिपॉजिट करती हैं हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर, और कुछ जगहों पर ये डिसअपियर भी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब बोल्डर्स और बड़े बड़े रॉक होते हैं उसके अंदर से रिवर बहती हैं, इसलिए कुछ जगहों पे ये डिसअपियर भी दिखाई देती हैं। उसके नीचे अगर आप साउथ में देखें भाबर के, तो वहाँ पे तराई बेल्ट देखने को मिलेगा। इसकी भी विड्थ आप देख सकते हैं लगभग 10 से 20 किलोमीटर है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम एंड रिवर री इमर्ज, वापस से ये दोबारा दिखाई देती हैं विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, देयर बाय क्रिएटिंग मार्सी एंड स्वैम्पी कंडीशन नोन एज तेराई, राइट। और इसे ही हम लोग तेराई बेल्ट बोलते हैं। यहाँ पे दलदली और स्वैम्पी कंडीशन देखने को मिलती है रिवर बेल्ट्स के कारण। सो अगेन इस लाइन को ध्यान से देख लीजिए, द स्ट्रीम एंड रिवर कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर। ठीक है, कहाँ पे, किस जगह पे बताइए, भाबर में, ध्यान रखिए। और भांगर और खादर अलग चीज़ है, वो एलुवियल डिपॉजिट्स है, उस पर मैंने ऑलरेडी बात की है, किसे आपको याद रखना है। जैसे भांगर को आप भंगार से याद रखें कि वो ओल्ड चीज़ है, राइट। और जो बच गई खादर, वो न्यू एलुवियल सॉइल है। सो आप देख रहे हैं किस तरह से लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रीम एंड रिवर कमिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, ऑप्शन सी, भाबर। ओके, भाबर बेल्ट। सो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं ज्योग्राफी का, उसके बाद सारे हमारे ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ऑलरेडी हमने हिस्ट्री पॉलिटी कवर कर लिया। पंचमूली लेक के बारे में पूछा गया, तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि लगभग 200 क्रोकोडाइल्स को रिलोकेट किया गया था इस लेक में टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो यहाँ सारे क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप ये आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। बाकी के वीडियोस को भी ज़रूर कवर कर लीजिए। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ये PYQs आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।